हेलो स्टूडेंट्स, मैं पद्माकर मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स एट फिंगर टिप में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं ये वीडियो क्लास 11th स्टूडेंट्स के लिए तैयार कर रहा हूं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट मैं करूंगा। सिलेबस चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो या स्टेट बोर्ड हो, जो आपका करिकुलम है वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन जो मैंने देखा है कि टीचर्स सिलेबस के अकॉर्डिंग तो बच्चों को पढ़ा देते हैं, लेकिन बेसिक चीजें नहीं मालूम है। तो मैं आपको बेसिक से शुरुआत करूंगा। पहले हम लोग इकोनॉमिक्स के मीनिंग को समझें। इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसका जन्म कब हुआ, कैसे, सब चीजें मैं बताऊंगा आपको। और फिर इसके बाद से जो सिलेबस है उसमें जो कंटेंट दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग चलेंगे। तो हमारा 3-4 वीडियोज इंट्रोडक्शन पे, डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स पे बेस्ड होगा। आपका कोई वीडियो, कोई लेक्चर मिस ना हो, इसलिए इकोनॉमिक्स एट फिंगर टिप को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे यहां से हम वीडियो अपलोड करें आपको सबसे पहले मिल जाए। आप उस वीडियो को देखिए, समझिए और नोट्स बनाइए। आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा, समझा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपका पूरा का पूरा एस्पेक्ट सब यहीं पे मिल जाएगा, अवेलेबल होगा। तो फिर मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि आप यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स एट फिंगर टिप को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए, अपने यूज करिए, अपने फ्रेंड्स को भी जोड़िए, ताकि सबका साथ सबका विकास। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स को हिंदी में अर्थशास्त्र कहते हैं। अब आप कहेंगे सर हम लोग इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं, हम सीबीएसई बोर्ड वाले हैं, हम आईएससी बोर्ड वाले, आईसीएसई बोर्ड वाले हैं, सर हमको इंग्लिश में चाहिए। डोंट वरी, मैंने अर्थशास्त्र लिखा, इसका मतलब कुछ है। मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा कि मैंने क्यों यहाँ पे अर्थशास्त्र लिखा है और यहाँ इकोनॉमिक्स क्यों लिखा है। सबसे पहले इकोनॉमिक्स वर्ड का ओरिजिन हम लोग समझेंगे। जो ये वर्ड है इकोनॉमिक्स, यह ग्रीक वर्ड से आया है। ग्रीक वर्ड। अब ये ग्रीक वर्ड कौन सा था? तो ग्रीक वर्ड था ओइकोनोमस। ओइकोनोमस। जब इस वर्ड को हम बोल रहे हैं, बोलने में लग रहा है कि ये दो वर्ड को ला करके मिलाया गया है। कौन कौन सा? एक लग रहा है ओइको और दूसरा लग रहा है, दूसरा क्या लग रहा है बेटा? नोमस। यानी ओइको प्लस नोमस, ओइकोनोमस, ये ग्रीक वर्ड है। जब दो वर्ड से मिलकर बना है ओइको और नोमस, तो दोनों वर्ड का मतलब भी क्या होगा? अलग होगा। ओइको का मतलब अलग होगा और नोमस का मतलब अलग होगा। ओइको का मतलब होता है बेटा हाउस होल्ड, हाउस होल्ड। और नोमस का मतलब होता है मैनेजमेंट। जैसे आपने ओइको और नोमस को मिला दिया तो बन गया ओइको नोमस, वैसे इसके
मीनिंग को भी मिला देंगे तो क्या बनेगा, इसके दोनों के मीनिंग को मिला दीजिए बेटा, तो ये हो जाएगा हाउस होल्ड मैनेजमेंट। हाउस होल्ड मैनेजमेंट। अब हाउस होल्ड मैनेजमेंट की जब मैं बात करता हूं तो मैं आप लोग से ही क्वेश्चन पूछ रहा हूं, हाउस होल्ड का मतलब घर का मैनेजमेंट कौन करता है? हाउस होल्ड मैनेजमेंट कौन करता है? जवाब दो। घर का मैनेजमेंट कौन करता है? पापा लोग, हम लोग तो बेटा बाहर चले जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, वहां पैसे कमाते हैं, लेकिन जो घर का मैनेजमेंट है, घर के अंदर का, वो कौन करता है? कौन करता है बेटा? मम्मी। बहुत अच्छा। ये मैनेजमेंट करने का काम कौन किया? मम्मी करती है। मम्मी को ये सब मैनेज करने के लिए क्या चाहिए? भाई मम्मी ये सब चीज मैनेज करेंगी तो मम्मी को कुछ चाहिए ना। क्या चाहिए? कैसे मम्मी मैनेज करेंगी? मनी चाहिए। मम्मी तो हाउस होल्ड है, हाउस वाइफ है, उनका पैसा तो है नहीं, तो मम्मी को मनी कौन देगा? मम्मी को मनी कौन देगा? पापा देंगे। अब बताओ, पापा डेली डेली पैसा लाकर मम्मी को देते हैं क्या? किलो मुन्नू की मम्मी जो मन करे कर लेना? नहीं, ऐसा नहीं होता बेटा। हाँ, एक चीज तो जरूर होता है कि जब पापा घर पे आते हैं तो डेली शाम को एक कप चाय तो जरूर होता है। वो मेरे साथ भी होता है। जब मैं पढ़ा के बेटा 9 बजे आता हूं तो मुझे भी एक कप चाय मिलता है, खूब बढ़िया, हम लोग बैठ के चाय लेते हैं। लेकिन एक ऐसा भी डे होता है, एक ऐसा डेट होता है पूरे महीने में जिस दिन मम्मी और पापा बैठकर चाय पीते हैं। डेली तो चाय पीते हैं, लेकिन महीने में एक ऐसा दिन होता है, वह स्पेशल डे होता है जिस दिन बहुत अच्छे से कड़क चाय मम्मी पिलाती हैं। वो कौन सा डे होता है बेटा? कौन सा? यस, सैलरी डे होता है बेटा। सैलरी डे होता है बेटा, एसडी। उस दिन मम्मी पापा लोग को चाय पिलाती हैं, और पापा चाय जब पी लेते हैं तो अब उसके बाद सोचो क्या हालत होती है। उस दिन मम्मी को पता है आज सैलरी डे है, सैलरी मिला है, चाय पापा पी लिए, कड़क चाय पी लिए। अब जो है एक कड़क जो है पेज भी मम्मी बना कर रखी रहती हैं और उनके सामने प्रेजेंट कर देती हैं कि मुन्नू के पापा ये लीजिए और सामान खरीदना है, इसको कर दीजिए। उनको पता है कि मुन्नू के पापा के पास समय नहीं है कि वो सामान खरीदने जाएंगे। उन्होंने कहा कि आप लीजिए और इसको कर दीजिए। मुन्नू के पापा कहेंगे कि मुन्नू की मम्मी कहाँ मेरे पास टाइम है, आप बताइए कि कितने पैसे हम दे दें तो जो आपने लिखा है वह हो जाएगा। मम्मी ने कहा कि 5,000 रुपीज दे दीजिए, ₹5,000, इसमें हम पूरा ये काम कर लेंगे। मुन्नू के पापा ने 5,000 रुपीज दिया। उन्होंने कहा चलो भाई मेरा टेंशन खत्म हुआ। मम्मी कल गई खुशी को लेकर के बाजार कि खुशी चलो चलते हैं, तुम्हारे पापा ने पैसा दिया है, आज मार्केटिंग करना है, किचन का सामान खरीदना है। खुशी जाती है मम्मी के साथ और ये लोग बाजार करते हैं। जो सामान लिखा पूरा लिस्ट में, एक महीने का, दाल चावल चीनी चाय पत्ती मसाला साबुन सर्फ सब लिखा बेटा।
मम्मी ने क्या किया, सब उसमें ले लिया। और उसके बाद क्या हुआ, जो बिल बना वो कितने का बना, इसमें एक्सपेंस हुआ बेटा ₹4500, 4500 खर्च हुए। लेकिन जो 500 रुपये बचा सरप्लस, जो सरप्लस हो गया ₹500, मम्मी ने ये पापा को नहीं बताया कि मुन्नू के पापा ये 500 रुपये बचा है। उस 500 रुपये को मम्मी ने क्या कर लिया, रख लिया अपने पास और कहा कि पूरा पैसा खत्म हो गया। अब ये पैसा मम्मी की सेविंग हो गई और यही सेविंग लॉन्ग टर्म में चल के बेटा एक अच्छा खासा अमाउंट क्रिएट होता है। इसका भेद भी खुला। गवर्नमेंट तो कहती ही है कि सबसे ज्यादा जो सेविंग होता है हमारे इकोनॉमी में हाउस होल्ड सेविंग है, लेकिन इसका पूरा भेद खुला जब 8 नवंबर 2016 को मोदी जी ने डिमोनेटाइजेशन का अनाउंसमेंट किया था कि भाइयों बहनों, आज मध्य रात्रि से ₹500 और ₹1000 का पेपर नोट लीगल टेंडर नहीं रहेगा। जैसे अनाउंसमेंट हुआ, भाई मेरे पास तो पैसे थे नहीं, मैं तो 5 तारीख की बात है, मैंने अपने वाइफ से रिक्वेस्ट किया कि भाई पैसा मुझे सैलरी मिलेगा तो मैं आपको दे दूंगा, मुझे 500 रुपये दे दीजिए, मुझे पेट्रोल भरवाने हैं। उन्होंने कहा कि कहां से दे, आपको पता ही है, पैसा रहता तो हम आपको दे देते। मैं रिक्वेस्ट किया, मैं कहा दे दीजिए, 4-5 दिन की बात है, जैसे सैलरी मेरे अकाउंट में आएगा मैं आपको दे दूंगा, आप हमसे 100 रुपये अधिक ले लीजिएगा। उन्होंने कहा कि होता तो हम झूठ बोलते आपसे, दे नहीं देते। नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन 8 तारीख को, 8 नवंबर 2016 को जब 8 बजे अनाउंसमेंट हुआ तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आपके पास कोई ऐसा पैसा है 500 और 1000 रुपए के नोट। उन्होंने कहा कि नहीं, कहां पैसा है। मैं अगले दिन स्कूल चला गया, लेकिन वो और अपने बेटे को लेकर के बैंक गई और उस पैसे को इन्होंने कन्वर्ट करने का कोशिश किया जो इनके पास था, लेकिन नहीं हो पाया, भीड़ लगा। मुझे अगले दिन यानी 9th को नहीं, 10th नवंबर को कि कुछ पैसे उसको आप बदलवा देते। मैं कितना पैसा है, एक्सचेंज हो जाएगा, ज्यादा नहीं है, मैं कितना है, तो पता चला 46,000 रुपीज है बेटा। 46,000 रुपीज था, ये ज्यादा अमाउंट नहीं था। लेकिन ये 46,000 रुपीज आया कहां से, मैंने बदलवा दिया, उनको दे दिया, लेकिन लगा कि भाई 5 दिन पहले तो 500 रुपये नहीं थे, लेकिन आज 46,000 रुपीज है। ये 46,000 रुपीज आखिर आया कहां से। ये पैसा वही है जो हर एक महीने में 500 करके रखा गया था, किसी महीने में ज्यादा किसी में कम, और ये अमाउंट एक क्रिएट हुआ था। ये हाउस होल्ड सेविंग गवर्नमेंट को भी पता है, हाउस होल्ड सेविंग ज्यादा होता है। ये तो 1 महीने की बात थी, फिर अगले महीने में भी ऐसा ये प्रोसेस चलेगा, फिर अगले महीने में भी ऐसा प्रोसेस चलेगा। लेकिन साल में एक ऐसा महीना आता है, एक ऐसा मंथ होगा जिस मंथ में भी सैलरी पापा को मिलेगी, उस मंथ में भी मम्मी पापा ऐसे ही चाय लेंगे। लेकिन चाय लेने के बाद से फिर मम्मी वही कड़क पेज हैंड ओवर करेंगी, उसमें भी जो लिखा होगा उसके लिए भी मम्मी 5,000 रुपीज की बात करेंगी। लेकिन उस समय पता चला कि पापा ने कहा कि मुन्नू की मम्मी, इस महीने में तो हमें पैसा ही कम मिला है, हम आपको 5,000 रुपीज नहीं दे पाएंगे।
पैसा कम मिला। क्यों? क्योंकि वो मंथ कौन सा होता है? वो मंथ होता है बेटा मार्च का, बिकॉज मार्च मंथ इज द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर का वो अंतिम महीना होता है, और इस महीने में जो इनकम अर्न किए जाते हैं उस पर गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करती है, जिसको हम लोग कहते हैं इनकम टैक्स। जब इनकम टैक्स डिडक्ट हुआ तो पापा को पैसा उतना मिला नहीं, हमें भी नहीं मिला, तो हमने कहा इतने पैसे नहीं दे पाएंगे। तो पापा ने अब उस महीने में उनको कहा कि भाई 3500 रुपीज आप ले लीजिए और काम चला लो। अब क्या करेंगी मम्मी? यहाँ पे उस पैसे को उठाकर पापा को फेंक देंगी कि लीजिए अब आप ही करिए, हम नहीं करेंगे, या उस पैसे को मम्मी एक्सेप्ट करेंगी? क्योंकि मम्मी को पता है कि आखिर ये प्रॉब्लम क्यों आई। मम्मी 3500 रुपीज लेकर जाती है मार्केट, और जितना बेटा सामान लिखा हुआ सब का सब सामान आ जाता है, कुछ भी सामान नहीं बचा। बट मम्मी ने क्या किया? वहां समझदारी दिखाई मम्मी ने। जो सामान 5 किलो लेना था, 5 kg, उसको उन्होंने घटाकर 3 kg कर दिया। जो 1 किलो चाय पत्ती 1 kg टी लेना था, उसको मम्मी ने ½ kg कर दिया। जो अरहर दाल 5 kg कंज्यूम होता था, मम्मी ने 3 kg अरहर दाल कर दिए, और 2 किलो चना का दाल कर दिया, उसको मिक्स कर दिया। ये काम मम्मी ने किया, पूरा काम हो गया। इसके बावजूद भी मम्मी ने 500 रुपीज बचा लिया, क्योंकि उनके दिमाग में है कि भाई 500 रुपये तो मुझे बचाना ही है। नहीं, 500, 200, 100 रुपये बचेगा, कुछ ना कुछ तो बचेगा। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो पूरा खत्म हो जाए या अपने पास लगा, नहीं, बचा के आएंगे। ये हाउस वाइफ की बेटा फीचर है, अच्छी बात ही है। और पूरा सामान आ गया। मम्मी जिंदगी चला रही थी, लेकिन अगले दिन बगल वाली विजया आंटी आ गई, और बहन जी क्या हाल चाल है, सब बात होने लगी। और मम्मी क्या करेंगी? जो अपना एक ट्रेंड है कि विजय आंटी को चाय पिलाना है, तो मम्मी उनसे कहेंगी कि बहन जी चाय तो हम चाहते थे पिलाना आपको, देखिए हमेशा चाय पिलाते हैं, लेकिन इस महीने में मुन्नू के पापा को सैलरी कम मिली है, तो इस महीने चाय मत पीजिए, अगले महीने में हम आपको 2 कप पिला देंगे। ऐसा मम्मी कहेंगे? हाँ, नहीं कहेंगे। मम्मी चाय पिलाएंगी इनको, अपनी समस्या नहीं बताएंगे कि भाई पैसा नहीं मिला है, क्या दिक्कत है। मम्मी 1 कप चाय बना के लाएंगी और आंटी को दे देंगी, और 1 कप भी नहीं, ½ कप रहेगा। आंटी बोलेंगी बहन जी आप भी चाय लीजिए। आंटी के कहने से मम्मी को मन तो कर रहा है, लेकिन मम्मी वहां जवाब क्या देंगी कि बहन जी आज सुबह से 4 कप चाय हो गया है, आपके आने के अभी 10 मिनट पहले चाय लिए हैं, आप लीजिए। क्योंकि मम्मी यदि 1 कप चाय लेंगी तो जो बजट है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगा। 1 कप चाय का जो एडजस्टमेंट है डिस्टर्ब होगा। मम्मी ने चाय नहीं लिया, और शाम को पापा के साथ चाय हुआ, जो पूरी कप भरकर चाय हो रही थी, ½ कप हुआ। मॉर्निंग में भी ½ कप चाय हुआ। जो हम दूध मिलाकर चाय पीते थे, दूध का कंजम्पशन कम कर दिया, लाल चाय स्टार्ट कर दिया पीना। लाल चाय भाई सेहत के लिए फायदेमंद भी है। मम्मी ने सब काम किए। उनको पता था कि ये प्रॉब्लम केवल 1 महीने की बात है, अगले महीने से फिर सैलरी पूरी मिलेगी, पैसा मिलेगा, और फिर हम लोग का जो जिंदगी है सही तरीके से चलने लगेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये जितना भी मैंने आपको केस समझाया, इसमें क्या पता चला आपको? इसमें आपको क्या पता चला? इसमें पता ये चला कि जो वांट्स है, जो मम्मी ने उस लिस्ट में लिख रखा है, वो बहुत ज्यादा है। वांट्स क्या है बेटा? ये अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड।
लेकिन मम्मी के पास जो रिसोर्सेज है बेटा, रिसोर्सेज का मतलब क्या है यहाँ पे? मनी। जो रिसोर्सेज है मनी, ये क्या बेटा? ये लिमिटेड बेटा। क्या है ये? लिमिटेड है। यहाँ पे एरो ना लगाएं बल्कि इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, ये लिमिटेड है। और जो रिसोर्सेज है इसका यूजेज क्या बेटा? एक ही यूज है कि बहुत सारे यूजेज हैं? कई तरीके से यूज कर सकते हैं। कहेंगे कि नहीं सर, इसके अल्टरनेटिव यूजेज हैं। अल्टरनेटिव यूजेज है ना। अब मम्मी उस पैसे को उस जगह पे ज्यादा खर्च करेंगी जहां पर जरूरत सबसे ज्यादा होगा। जहां पे अर्जेंसी ऑफ नीड ज्यादा होगा वहां पे पैसा पहले खर्च होगा। जिसकी अर्जेंसी ऑफ नीड कम होगी वहां पे हम पैसे कम खर्च करेंगे, उसको कुछ समय के लिए हम पोस्टपोन कर देंगे। यानी कि इसमें क्या समझने को मिला? इकोनॉमिक्स ये हमें बताता है कि कैसे हमें अपने अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड रिसोर्सेज में अकॉर्डिंग टू देयर अल्टरनेटिव यूजेज, अकॉर्डिंग टू अर्जेंसी ऑफ नीड यूज करना चाहिए, ये बताता है। यानी कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, जो संसाधन है वो लिमिटेड है, लेकिन हमारी जरूरत, हमारी वांट्स, नीड क्या है? अनलिमिटेड है। तो क्या अनलिमिटेड वांट्स को, नीड को आप लिमिटेड रिसोर्सेज में पूरा कर पाएंगे? कहेंगे हाँ। कैसे करेंगे? कि जो उसमें अर्जेंट होगा उसको पहले करेंगे और जो कम अर्जेंट होगा उसको हम बाद में के लिए पोस्टपोन कर देंगे। जब पैसा होगा तो उसको देखा जाएगा। यही इकोनॉमिक्स है। और ये अच्छी तरीके से स्मूथली कौन परफॉर्म करता है? हाउस होल्ड, हाउस वाइफ का। इसलिए इकोनॉमिक्स का जो मीनिंग है हाउस होल्ड मैनेजमेंट है, कि कैसे कम से कम में हम अपनी ज्यादा ज्यादा जरूरतों को पूरा कर सकें। जो सबसे अर्जेंट होगा उसको पहले करेंगे, कम वाले को बाद के निपटाएंगे। यानी कि ये सिखाता है कि जितना चादर उतना पैर फैलाओ। पैर के हिसाब से चादर नहीं होगा भाई, हमारा पैर है, ठीक है। तो अब जो चादर है उसी में क्या करो, उसको मोड़ लोगे ना। अब आप पैर बहुत फैलाओगे, पैर चादर के बाहर चला जाएगा, मच्छर आपसे हालचाल पूछेंगे। तो आपको चादर जैसा है बेटा उसके हिसाब से पैर को उसी में अपने आप को एडजस्ट करना है, ठीक है। इकोनॉमिक्स में भी यही है कि आपके पास जो रिसोर्सेज है उस रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग आपकी जो वांट्स है उसी में उसको समेटना है, उसी में उसको एडजस्ट करना है। आपको देखना है कि कौन सी वांट्स हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है और कौन सी वांट्स हमारे लिए कम इंपॉर्टेंट है। जिसकी अर्जेंसी ऑफ नीड ज्यादा है आप उसको पहले फुलफिल करेंगे, जिसकी अर्जेंसी ऑफ नीड कम है उसको बाद के लिए पोस्टपोन कर देंगे। क्लियर? अब एक और एग्जांपल मैं देता हूं, अब मुझे उम्मीद है आप इसका आंसर देंगे। मान लो बेटा आपके पास ₹100 है। कितने रुपए हैं? 100 रुपए। यहां पे मैंने रुपीज का सिंबल लिखा बेटा, ये याद रखिएगा। रुपीज का सिंबल किसने दिया? तो सिंबल ऑफ रुपीज गिवन बाय डॉक्टर डी उदय कुमार। ये क्वेश्चन आता है आप लोग के एग्जाम में। आपको वनडे एग्जाम देते हैं, आप बीकॉम एंट्रेंस देंगे, एसएससी बैंकिंग देते हैं, तो वहां पे पूछा जाता कि इंडियन रुपीज का सिंबल किसने दिया? तो डॉक्टर डी उदय कुमार ने। अब आपके पास ₹100 है और आपकी जरूरत क्या क्या है? तो मैं अभी बहुत सारी जरूरत है लेकिन उसमें से मैं केवल 3 की बात करता हूं। इसकी 3 की। सबसे पहले मैं बात करता हूं इकोनॉमिक्स की बुक। इकोनॉमिक्स की बुक, इसकी प्राइस है बेटा ₹95। फिर है मेडिसिन, ये कितने का है?
₹70। और एक थर्ड है दबंग 2। दबंग 2 ये इसका टिकट का जो मूल्य है, इसकी प्राइस जो है वह ₹80 है। अब आप इसको सोच करके बताओ कि आपके पास ₹100 हैं, ₹100। इकोनॉमिक्स की बुक ₹95 की है, मेडिसिन 70 का है, एंड दबंग 2 ₹80 का है। ये दबंग 2 कल ही रिलीज हुआ है, आज सिटी मॉल में लगा है, ओरियन मॉल में लगा है, एडी मॉल में लगा है। अब आप क्या करोगे, सोच करके बताना बेटा। आपके पास ₹100 है, इकोनॉमिक्स की बुक है, मेडिसिन है, दबंग 2 है, और इस तीनों के लिए ये प्राइस है, पैसा आपके पास ₹100 है। आप क्या करेंगे? जो सही आंसर हो बेटा, ऐसा आंसर देना जो सभी लोगों के लिए हर एक सिचुएशन में वह अप्लीकेबल हो। ऐसी बात बोलना जो सभी लोगों के लिए वो सही हो। क्या करोगे आप? उस पैसे को क्या करोगे? आप कमेंट बॉक्स में बेटा लिखो, क्या करोगे? कमेंट बॉक्स में आप लिखिए बेटा कि आप ₹100 को कहां यूज करेंगे। एक ऐसा आंसर दो जो सभी लोगों को समझ में आए। कुछ लोग कह रहे हैं कि इकोनॉमिक्स की बुक लेंगे। बेटा ये मत सोचो मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूं तो आप मेरे सामने इकोनॉमिक्स बोल दिया। ठीक है, इकोनॉमिक्स एक ऐसा आंसर दो जो सबके लिए सही हो बेटा। अच्छा, मेडिसिन लेंगे? अच्छा, क्यों कोई कह रहा है देखो दबंग 2 लेंगे। एक ऐसा आंसर, सिंगल आंसर होना चाहिए बेटा, एक जो सभी लोगों के लिए सही हो, सभी लोग उसको माने। वह क्या होगा? आप ये आंसर दोगे, सर इट डिपेंड्स ऑन अर्जेंसी ऑफ नीड। अर्जेंसी ऑफ नीड, अर्जेंसी ऑफ नीड। जो सबसे ज्यादा जरूरी होगा बेटा, आप उस पर पैसे खर्च करोगे। आपके पास इकोनॉमिक्स की बुक नहीं है, मैंने आज क्लास स्टार्ट कर दिया, दबंग 2 आज ही रिलीज हुआ है, लेकिन आपको फीवर हो गया है। अब फीवर हुआ बेटा, और आपका फीवर जो है वह 107 डिग्री फ़ारेनहाइट फीवर है आपका, और आप बहुत आइडियल बन रहे हो, करो कि नहीं हम इकोनॉमिक्स की बुक लेंगे। आप गए मार्केट, बुक लेकर के आ रहे थे, और फीवर ज्यादा था, चक्कर आया, गिर गए, हैप्पी बर्थडे हो गया। अब क्या करोगे भाई? वो किताब किस काम की है, इकोनॉमिक्स की बुक? कहोगे पद्माकर सर पढ़ाना शुरू किए इसलिए हम ले लिए? नहीं, अरे भाई पहले आपको मेडिसिन लेना होगा, क्योंकि आपके लिए अर्जेंसी ऑफ नीड क्या है? फीवर है, तो आपको मेडिसिन लेना है। लेकिन जब आप हेल्दी हो, फीवर नहीं है, दबंग 2 रिलीज हुआ है, आपके पास इकोनॉमिक्स की बुक नहीं है, तो पहले इकोनॉमिक्स की बुक लोगे, क्योंकि पढ़ाई स्टार्ट हो गई है बेटा। दबंग 2 तो कल परसों पेन ड्राइव में, सीडी में डाउनलोड कर लोगे, कहीं से मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा, खरीद लोगे, देख लोगे, फिर बाद में देख लेना। लेकिन इकोनॉमिक्स की बुक जरूरी है, तो पहले इकोनॉमिक्स की बुक अब लोगे यहाँ पे। लेकिन आपके पास इकोनॉमिक्स की बुक है भैया, पिछले साल पढ़ा था वो किताब आपके पास है, कोई दिक्कत नहीं। मेडिसिन, तबीयत नहीं खराब है, जरूरत नहीं है, मिठाई छोड़ना है बेटा, दवाई कि नहीं खाएंगे, अरे नहीं जरूरत मत खाओ, भगवान न करे मेडिसिन खाना पड़े। दबंग 2 ये मूवी रिलीज हुई है, तो ये भी हमें देखना चाहिए। ये भी जिंदगी का क्या है, एक पार्ट है, इसमें भी कुछ कहानी छिपी होती है। अब वो अलग बात है कि आज की मूवी में कहानी नहीं है, उसका कोई टोन नहीं बन पाता है, गाने भी ऐसे होंगे जिसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा, गाने भी ऐसे, भिंडी लाएगा, धुलेगा, सब्जी काटेगा, तड़का मारेगा, खाएगा, खिलाएगा, पसंद नहीं आएगा फेंक देगा। ये कौन सा गाना भाई?
लेकिन ये है, चलो भाई इसके साथ हम लोग को चलना है, चलो दबंग 2 भी आप देख लेंगे। क्योंकि जब आप पढ़ रहे होते हैं तो पढ़ाई से तो थकान होती है, तो आप मूवी देख लेते हो, कहीं घूम लेते हो, तो क्या होता है, थोड़ा सा अपने आप को हल्का महसूस करते हो, एक अलग फ्रेशनेस आता है। तो ये भी हमें कुछ सिखाता है बेटा। कहने का मतलब कि ये नहीं केवल आंसर दे इकोनॉमिक्स की बुक, मेडिसिन, बस आप ये कर देंगे सर इट डिपेंड्स ऑन अर्जेंसी ऑफ नीड। जो सबसे ज्यादा जरूरी होगा, जो सबसे ज्यादा अर्जेंट होगा, उस पर हम अपने 100 रुपीज को खर्च करेंगे, क्योंकि 2 पे तो नहीं कर सकते, क्योंकि ये लिमिटेड है। यानी यहाँ पे क्या देखने को मिला बेटा, यहाँ पे आपको ये देखो, ये वांट्स बेटा, जो वांट्स है ये क्या है, ये अनलिमिटेड है। उसमें से मैंने अभी यही इतना ही लिया है, ये नीचे भी और जाएगा बेटा, ऐसे है ना। ये क्या है बेटा, ये अनलिमिटेड है बेटा, अनलिमिटेड। और जो ये ₹100 है, ये क्या है, ₹100 क्या बेटा, ये लिमिटेड है बेटा, लिमिटेड है। और इसके यूजेज कितने हैं, तो इसके यूजेज ये है, इसके यूजेज ये है, इसके यूजेज ये है, इसके यूजेज और भी हो सकते हैं बेटा, बहुत सारे हैं। तो जो यूजेज हैं वो क्या है, अल्टरनेटिव बेटा। यूजेज क्या बेटा, अल्टरनेटिव है, अल्टरनेटिव यूजेज। ठीक, तो वांट्स आर, ये क्या बेटा, ये वांट्स है, ये जितनी चीजें दिख रही बेटा बड़े वाले बॉक्स में, ये वांट्स है, ये क्या है, अनलिमिटेड। रिसोर्सेज छोटे वाले बॉक्स में है, ये क्या है, ये लिमिटेड है। और इसके कितने यूजेज हैं, मैंने पिंक कलर से बेटा इसको एरो बनाया है, तो क्या है, इसके अल्टरनेटिव यूजेज हैं। लेकिन हम अपने 100 रुपीज को वहीं खर्च करेंगे जिसकी अर्जेंसी ऑफ नीड हाई होगी, सबसे ज्यादा होगी। अब समझा बेटा, कोई दिक्कत, ओके बेटा। आप इसको लिख लीजिएगा, आप नोट्स बना लेना। अब मैं आपको बताता हूं, इकोनॉमिक्स, फिर मैं यहां लिख रहा हूं इकोनॉमिक्स को हिंदी में अर्थशास्त्र। इकोनॉमिक्स का जन्म कब हुआ, इकोनॉमिक्स का जन्म 1776 में हुआ, 9 मार्च, 9 मार्च, डे था सैटरडे। अब आपसे डेट और डे नहीं पूछता, लेकिन जान लो क्या था, 9 मार्च, 9 मार्च, 9 मार्च 1776 सैटरडे। ठीक, 9 मार्च, 9 मार्च 1776 सैटरडे, इस दिन इकोनॉमिक्स का जन्म हुआ। इकोनॉमिक्स को हिंदी में कहते हैं अर्थशास्त्र। अर्थ का मतलब धन, शास्त्र का मतलब वह विद्या जिसमें हम मनी के बारे में पढ़ते हैं। तो जब मैं भी पहले पढ़ा तो मुझे लगा कि 9 मार्च 1776 को मनी का जन्म हुआ। नहीं बेटा, मनी का जन्म तो बहुत पहले हो चुका था, बहुत पहला, बहुत पुराना उसका हिस्ट्री है। लेकिन क्या हुआ, ऐसा नहीं था कि हम लोग रात को सोकर जगे तो 9 मार्च को देखा कि हम लोग के बिस्तर पर पैसा पड़ा हुआ था, ऐसा नहीं था ना। इस दिन एक नया व्यू सामने आया, और वह व्यू सामने लाने का काम किसने किया था, एडम स्मिथ ने किया था। किसने किया था बेटा, एडम स्मिथ ने किया था। एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं। क्या कहते बेटा, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र का पिता कहते हैं। ऐसा नहीं कि इसके पहले मनी नहीं था, सिस्टम था,
एडम स्मिथ के पहले जो सिस्टम चल रहा था उसको डील जो करते थे लोग उनको कहते हैं मर्केंटलिस्ट। क्या कहते हैं? मर्केंटलिस्ट कहते हैं। उनके पहले भी कोई था, उनको कहते हैं फिजियोक्रेट्स। अब उतना हम लोग पीछे न चले, लेकिन जो मर्केंटलिस्ट थे उनके इस सिस्टम को करने का तौर तरीका सिस्टमेटिक और साइंटिफिक नहीं था। इस पूरे सिस्टम को साइंटिफिक वे में लाने का काम किसने किया? एडम स्मिथ ने किया। इसलिए एडम स्मिथ को क्या कहते हैं? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं। Who is the father of economics? Who is the father of economics? एडम स्मिथ। केवल आपसे ये पूछा जाए कि who is the father of economics, क्या बोलोगे बेटा? क्या बोलोगे? एडम स्मिथ। कोई दिक्कत नहीं। अब क्यों फादर कहते पहले समझो, ये भी बता दे रहा। जो पर्सन किसी भी सब्जेक्ट मैटर को सिस्टमेटिक और साइंटिफिक वे में सामने लाता है उसे क्या कहते हैं? उस विषय का, उस सब्जेक्ट का फादर कहते हैं। आप लोग को एक घटना याद होगी, केदारनाथ में एक प्राकृतिक आपदा आई थी, इसमें कई हजार लोग मरे। एक वीडियो जब देखना बेटा, वहां का कभी दिखता है फोटो, तो उस टेंपल के सामने एक बहुत बड़ा स्टोन दिखता है, गिर के आया रहता है। जब थोड़ा थोड़ा सिचुएशन नॉर्मल हुआ, एनडीआरएफ की टीम वहां पहुंची रेस्क्यू के लिए, तो केवल डेड बॉडी मिल रही थी बेटा। लेकिन वहां देखा कि उस स्टोन के नीचे 3 लोग दबे हुए थे, जिसमें 2 मेल थे, वह मर चुके थे, उनकी डेड बॉडी सड़ रही थी बेटा, बदबू आ रहा था। और उसी स्टोन के नीचे एक 3 साल की बच्ची भी दबी हुई थी, जिसका पैर टूट चुका था, उसके मुंह में सैंड चला गया था, बालू पूरा भर गया था, लेकिन उस बच्ची का सांस चल रहा था। वह बच्ची जिंदा थी। कहावत है, जाको राखे साइया मार सके ना वो। उस एनडीआरएफ की टीम ने उस बच्ची को एयर एम्बुलेंस से देहरादून हॉस्पिटल पहुंचाए। उस बच्ची का फोटो टेलीविजन न्यूज चैनल्स पे दिखाए जा रहे थे कि जिस बच्चे को आप देख रहे हैं, उसके जो मम्मी पापा, दादा दादी, जो भी लोग हों, ये बच्ची इस हालत में यहां मिली है, आकर के और स्वस्थ होने के बाद इसको वो ले जाएं। यदि इस बच्ची को कोई नहीं ले जाएगा तो इसको उत्तराखंड का जो अनाथालय है, जहां जिसका कोई वारिस नहीं होता है, वहां पे इस बच्ची को रखा जाएगा, इसका पालन पोषण होगा, सरकार देखेगी। लेकिन उसी बीच एक फिल्म इंडस्ट्री से एक महान फिल्म एक्टर, जिनका नाम है मिस्टर अनुपम खेर, उन्होंने कहा कि इस बच्ची को अनाथालय में हम नहीं जाने देंगे, इसको मैं गोद ले लूंगा। ठीक है, जबकि ऐसा हुआ नहीं। उस बच्ची के दादा दादी आए और ले गए, मम्मी पापा नहीं मिले। लेकिन यदि ऐसा होता कि मिस्टर अनुपम खेर साहब उन बच्ची को गोद ले लिए होते, बच्ची 3 साल की है, छोटी बच्ची है, उसका पालन पोषण करते, खिलाते पिलाते, पढ़ाई लिखाई होती, उस बच्ची की शादी ब्याह कर दे, वो बच्ची अपना पापा किसे कहेगी? इसको कहेगी, यस, मिस्टर अनुपम खेर को कहेगी। मम्मी किसको कहेगी? मिसेस किरण खेर को। जन्म देने वाला से कहीं ज्यादा महत्व होता है उसका अस्तित्व बनाने वाला। तो अस्तित्व कौन बनाया? एक समाज में मूर्त रूप किसने दिया? मिस्टर अनुपम खेर ने दिया। तो जो एक मूर्त रूप सिस्टमेटिक और साइंटिफिक वे में सामने लाने का काम, समाज के सामने उस बच्ची को लाने का काम किया, वो अनुपम खेर ने किया। इसलिए वह बच्ची अनुपम खेर को पापा कहेगी, उसके फादर। वैसे एडम स्मिथ ने जो वो पूरा सिस्टम चल रहा था मर्केंटलिस्ट के द्वारा,
उस सिस्टम को सामने लाने का, सिस्टमेटिक वे में सामने लाने का काम, साइंटिफिक वे में सामने लाने का काम, या इसलिए एडम स्मिथ को कहते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ये 9 मार्च को क्या हुआ, क्यों उसके पहले नहीं बोले? 9 मार्च 1776 को एक बुक एडम स्मिथ ने लिखा था जिसका टाइटल था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड causes of wealth of nation। यह एक बुक है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ये इतना लंबा नाम है इस किताब का, ये यहां से स्टार्ट होता है, ठीक है, ये पूरा ये किताब का नाम बेटा। मैंने इसमें आप देखेंगे वेल्थ ऑफ नेशन को मैंने पिंक कलर से लिखा है, इसलिए क्योंकि इस बुक को शॉर्ट में वेल्थ ऑफ नेशन कहते हैं। देखिए पूरा नाम क्या है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ये बुक किसने लिखा? एडम स्मिथ ने लिखा। और एडम स्मिथ ने किताब कब पब्लिश की थी? तो 9 मार्च 1776 को। अब आपको समझ में आ गया? फेमस बुक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन रिटन बाय एडम स्मिथ। दिस बुक वाज पब्लिश्ड ऑन 9 मार्च 1776। डे था सैटरडे, बट आपको डे लिखने की जरूरत नहीं है। 9 मार्च 1776। आपसे पूछा भी जाता तो डेट नहीं पूछा जाता, केवल ईयर पूछा जाता है, लेकिन आप नॉलेज के लिए याद रखोगे। इतना ये चीज हुआ। अब आपसे इसके हट करके एक सवाल पूछा जाता है। एक बुक है इकोनॉमिक्स, एक बुक है इकोनॉमिक्स टाइटल से ये बुक है। पूछा जाता है कि हु रोट फेमस बुक इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स बुक किसने लिखा? तो जब इकोनॉमिक्स बुक की बात कही जाए तो कहेंगे P.A. सैमुअल्सन। P.A. सैमुअल्सन, पॉल एंथनी सैमुअल्सन। ये बुक 1948 में लिखी गई थी। जब आपसे ये पूछा जाए हु रोट फेमस बुक इकोनॉमिक्स या प्रसिद्ध पुस्तक इकोनॉमिक्स किसने लिखा, उसका प्रोनाउंसिएशन बेटा इकोनॉमिक्स हो तो P.A. सैमुअल्सन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? P.A. सैमुअल्सन। लेकिन जब यही चीज ऐसे पूछा जाए कि हु रोट फेमस बुक इकोनॉमिक्स, फेमस बुक इकोनॉमिक्स किसने लिखा, तो आपने बोला P.A. सैमुअल्सन और पूछ दिया कि हु रोट फेमस बुक अर्थशास्त्र। ये भी बुक है बेटा, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र को आप अर्थ शास्त्र, जिसका प्रोनाउंसिएशन बेटा अर्थशास्त्र हो, अर्थशास्त्र हो, और वो बुक हो। अर्थशास्त्र किताब किसने लिखा या हु रोट फेमस बुक अर्थशास्त्र, तो आप बोलेंगे कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्ता। विष्णुगुप्ता यह एक ही आदमी का नाम है। जैसे हम लोग का नाम होता है ना मुन्नू गुल्लू टुन्नू, वैसे ही चाणक्य का ही नाम था कौटिल्य, विष्णुगुप्ता, चाणक्य। तो जब ये पूछा जाए कि हु रोट फेमस बुक इकोनॉमिक्स, तो P.A. सैमुअल्सन। हु रोट फेमस बुक अर्थशास्त्र, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्ता। हु रोट फेमस बुक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, एडम स्मिथ। लेकिन जब ये कहा जाए कि हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र के पिता कौन है, तो एडम स्मिथ। तब हम चाणक्य की बात नहीं करेंगे, अर्थशास्त्र के पिता कौन है, चाणक्य नहीं। हु इज द फादर ऑफ
इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के पिता कौन है, जनक कौन है, तो एडम स्मिथ। इसलिए मैंने यहाँ पे आप लोगों को लिखा था, ठीक है, कि अर्थशास्त्र और इकोनॉमिक्स। अब अर्थशास्त्र आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं। अर्थशास्त्र मौर्य डायनेस्टी में ये फेमस हुए, ठीक ना। और ये जो किताब लिखी गई थी बेटा, ये 3rd सेंचुरी में बीसी में किताब लिखी गई, ठीक है, ये उस समय की बात है। तो चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्ता, ये पुराना है। बुक का नाम था अर्थशास्त्र, लेकिन इसके अंदर मौर्य डायनेस्टी का जो रूल्स था, रेगुलेशन था, वो भरा हुआ था। और जो आज हम लोग इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, धन से संबंधित है, पैसे से संबंधित है, ये इसका सब्जेक्ट मैटर है। तो आप लोग को एडम स्मिथ की फेमस बुक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन पता चला, 9 मार्च 1776 को लिखी गई। पीए सैमुअल्सन ने इकोनॉमिक्स बुक 1948 में लिखा। एंड मौर्य डायनेस्टी में चाणक्य ने, कौटिल्य ने, विष्णुगुप्ता ने अर्थशास्त्र टाइटल से बुक लिखी थी। जब आपसे कोई पूछे कि वेल्थ ऑफ नेशन किसने लिखा, तो आप आंसर देना द फेमस बुक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन रिटन बाय एडम स्मिथ एंड दिस बुक वाज पब्लिश्ड ऑन 9 मार्च 1776। हमेशा आंसर बेटा कंप्लीट देना चाहिए। हम पूछ रहे हैं, पूछने का तरीका तो मेरा सही होना चाहिए, लेकिन यदि मैंने शॉर्ट में पूछा वेल्थ ऑफ नेशन, तो बेटा आप थोड़ा सा अच्छा कर देना, फेमस बुक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन रिटन बाय एडम स्मिथ एंड दिस बुक वाज पब्लिश्ड ऑन 9 मार्च 1776। यदि आपको डेट नहीं याद हुआ कोई बात नहीं, बट 1776 को जरूर याद रखिए। एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्ता, इकोनॉमिक्स के लेखक पीए सैमुअल्सन, अर्थशास्त्र के फादर, पिता, जनक एडम स्मिथ, इकोनॉमिक्स के फादर, जनक, पिता एडम स्मिथ। जब फादर की बात आए, पिता की बात आए, तो चाहे वो अर्थशास्त्र का पिता कहा जाए, चाहे इकोनॉमिक्स का एडम स्मिथ हो। बट इकोनॉमिक्स की बुक की बात आ जाए, अर्थशास्त्र बुक की बात आ जाए, तब वहां पे समझ जाना अर्थशास्त्र बुक है कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्ता, इकोनॉमिक्स बुक है पॉल एंथनी सैमुअल्सन 1914। अगले वीडियो में मैं आप लोग के साथ एडम स्मिथ ने जो इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया है, एडम स्मिथ के बाद कौन कौन से इकोनॉमिस्ट सामने आए, जिन लोगों ने इकोनॉमिक्स को अपने अपने तरीके से डिफाइन किया है, उस पर हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए, अच्छे से नोट्स इसका बनाइए, और कहीं पे भी आपको कोई दिक्कत लगे तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपनी समस्या बताइएगा, उसको मैं अगले वीडियो में कंसीडर करूंगा। कोई वीडियो मिस ना हो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इकोनॉमिक्स एट फिंगर टिप को, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को आप, ताकि वह समय पे आपको मिल जाए, जैसी वीडियो अपलोड किया जाए आपको इंफॉर्मेशन मिले और आप उसको देख लें, सबसे आगे रहें। एक अच्छे दोस्त की पहचान, कर्तव्य निभाएं, अपने दोस्तों को भी जोड़िए। आओ चलते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स एट फिंगर टिप पे, और जो वीडियो वहाँ अवेलेबल है, पद्माकर सर ने जो पढ़ाया है, कोई शॉर्टकट अभी नहीं पढ़ा रहे, पूरा डिटेल में बता रहे हैं, उसका एंजॉय करें, तब जाकर के एक दोस्त का फर्ज आप सही तरीके से निभा पाएंगे। नॉलेज शेयर करिए, जितना नॉलेज शेयर करेंगे, जितना हम नॉलेज शेयर करें बेटा, नॉलेज कभी घटता नहीं है, बढ़ता है। तो आज हम आप लोग से यहीं विदा लेंगे, फिर अगला वीडियो अगले दिन आप लोग को मिल जाएगा, डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स टाइटल से। प्लेलिस्ट में जाएंगे आप, माइक्रो इकोनॉमिक्स में सीक्वेंस से आपको एक एक वीडियो मिलता रहेगा, आप देखते रहिए। जब एक चैप्टर फिनिश होगा, उस पर मैं एक क्विज सेशन
ऑर्गेनाइज करूंगा, क्वेश्चन भी रहेगा, आंसर भी रहेगा, आपसे भी मैं वर्क कराऊंगा, आपको मैं समझाऊंगा। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। फिर हम आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो, नए टॉपिक के साथ। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।